दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है द स्टोरी टेलर, स्टोरीज फॉर एवरीवन। आज नोनी अपनी दादी के साथ गांव में एक शादी अटेंड करने के लिए जाने वाली है। वहां क्या क्या मजे होते हैं, आइए जानते हैं। आज सुबह दादी ने नोनी को सुबह जल्दी उठा दिया। वो आज सरासू अज्जी के घर जाने वाले हैं। दादी नोनी से, नोनी बेटे, जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ, ठीक है? अरे दादी, इतनी सुबह उठकर क्या करना है? बेटा, सरासू अज्जी के घर शादी है ना, हम लोग वहां जाकर काम में हाथ बटाने वाले हैं। आज वहां पर लड्डू बन रहे हैं और कल पापड़ बनेंगे और उससे अगले दिन हम लोग आम का अचार बनाने के लिए आम को काटेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से छोटे छोटे काम हैं जो अभी करने वाले हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? ये सब कुछ आपने ही क्यों बनाना है दादी? बेंगलोर में तो हम सब कुछ ही हल्दीराम से ले लिया करते थे। माँ ने कभी भी लड्डू, अचार या पापड़ घर पर नहीं बनाए। हाँ बेटे, तुम सही कह रही हो। दरअसल तुम लोग बड़े शहरों में रहते हो, वहां पर तुम्हारे घर छोटे छोटे हैं और तुम्हारे मम्मी पापा पूरा दिन काम करते हैं। ना तो उनके पास इतना समय होता है कि ये सब चीजें घर पे बना सकें, और ना ही घर में इतनी जगह होती है कि पूरे साल के लिए ये सब चीजें इकट्ठी कर सकें। और बेटा, गांव में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर ना तो बड़े बड़े स्टोर होते हैं और ना ही हम लोग ऐसा करना चाहते हैं। हमें ये सब कुछ अपने हाथों से बनाने में खुशी मिलती है बेटे। दादी, लेकिन वहाँ जाकर मैं क्या करूँगी? मेरा वहाँ पर क्या काम है? दादी नोनी को बाथरूम की ओर भेजते हुए, अरे नोनी, तुम तैयार तो हो जाओ, फिर तुम देखना वहां तुम्हारे जैसे कितने सारे बच्चे होंगे और सभी कुछ न कुछ काम कर रहे होंगे। तुम पहले तैयार होके आओ, बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, चलो। जैसे ही दादी और नोनी सरासू अज्जी के घर पहुंचे, पूरा घर बहुत सुंदर लग रहा था। नोनी ने देखा सरासू अज्जी के घर वाकई में बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। चारों ओर लड्डुओं के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। नोनी ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे लड्डू कभी एक साथ नहीं देखे थे। नोनी ने देखा, अरे आनंद भी यही है। वो लड्डुओं के एक ढेर के पास खड़ा था और वो इस तरह से देख रहा था जैसे सारे के सारे लड्डू एक साथ ही खा जाएगा। नोनी भी आनंद के पास चली गई। लड्डुओं को घूरते हुए आनंद नोनी से कहने लगा, नोनी, तुम्हें पता है ये सारे लड्डू कितने होंगे? नोनी ने कहा, मुझे नहीं पता, पर क्या तुम तब से लड्डू ही गिन रहे हो? आनंद शर्माते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही गिन रहा था। दरअसल नोनी, मैंने सारे लड्डू गिने हैं और ये सभी लड्डू इस हिसाब से बने हैं कि बड़ों को दो दो और छोटे बच्चों को तीन तीन लड्डू आराम से आ जाएंगे। ये सुनकर नोनी जोर जोर से हंसने लगी। शादी यूं तो अगले हफ्ते थी, लेकिन दादी और नोनी को हर रोज सरासू आंटी के घर काम में हाथ बटाने के लिए जाना ही पड़ता था। यूं तो शादी सरासू अज्जी के घर थी, लेकिन नोनी को ऐसा लगता था कि जैसे पूरे गांव में ही शादी चल रही हो, क्योंकि बहुत सारे मेहमान सरासू अज्जी के घर थे और बहुत सारे मेहमान उनके साथ वाले घर में भी रह रहे थे। नोनी की दादी ने भी अपने साथ वाले सभी घर खुलवा के रखे हुए थे, जो वैसे तो कई सालों से बंद थे, लेकिन खास तौर पर सरासू अज्जी के लिए खोले गए थे। सरासू अज्जी के घर इतने सारे मेहमान आए हुए थे जो चाहकर भी पूरे समा नहीं पा रहे थे, इसीलिए पूरा गांव मिलकर उनकी मदद कर रहा था। दोपहर और रात का खाना भी सभी लोगों को परोसा जाता था। चाय और स्नैक्स तो जैसे पूरा दिन रुकते ही नहीं थे। रात को सभी जेंट्स बरामदे में सोया करते और सभी लेडीज कमरों में सोया करती, और बच्चे तो पूरा दिन धमाल चौकड़ी मचाते थे और रात को कौन कहां पर सोया हुआ है यह भी पता नहीं चल पाता था। वैसे सभी बच्चों के सोने का इंतजाम छत पर किया गया था। इस पूरी तामझाम को देखते हुए नोनी को याद आया जब वो विवेक अंकल की शादी में गई थी। उनकी शादी बेंगलोर के एक बहुत बड़े होटल में हुई थी। आधे दिन में पूरा फंक्शन सिमट चुका था।
इसके अलावा नोनी ने किसी और अंकल की शादी भी देखी थी, जहाँ पे बहुत ज्यादा रश था, खाने के बहुत बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए थे, लेकिन सभी लोग शादी से ज्यादा खाने पीने में व्यस्त थे। लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर शहरों के मुकाबले सब कुछ उल्टा था। यहाँ तो सभी लोग इतने खुश हैं कि जैसे ये शादी सरासू अज्जी के घर नहीं, उनके अपने ही घर हो रही हो। नोनी को आज पता चल चुका था कि शहरों की शादी में नोनी आज तक बोर क्यों होती रही। हंसते हंसाते ये पता ही नहीं चला कि पूरा हफ्ता बीत चुका था और आज शादी का दिन आ गया था। नोनी की दादी ने सिल्क की साड़ी पहन रखी थी और नोनी के लिए पीले रंग का लहंगा बनाया हुआ था, जो नोनी के यहाँ आने से पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। दादी ने नोनी को एक नेकलेस पहनने के लिए दिया, जो नोनी को यूं तो पसंद नहीं आ रहा था, पर अपनी दादी के कहने पर उसे पहनना ही पड़ा। सुबह से लेकर शाम तक नोनी की दादी और दादाजी पूरा दिन शादी में व्यस्त रहे। उम्र के हिसाब से वह बूढ़े हो चुके थे, लेकिन पूरी शादी के दौरान उनके चेहरे पर थकान का कोई भी भाव नहीं था। शादी में आए हुए सभी मेहमान नोनी के दादा दादी से मिलने आते और उनके पांव छूते। सभी मेहमान नोनी के दादा दादी को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे। ये सब देखते हुए नोनी को बहुत प्राउड फील हो रहा था। दादी बड़े चाव से नोनी को सभी मेहमानों से मिलवा रहे थे और नोनी को भी ये सब करते हुए बहुत मजा आ रहा था। शादी में बना हुआ खाना यूं तो कुछ सादा ही था, लेकिन नोनी ने इससे स्वाद खाना कभी बेंगलोर में नहीं खाया था। सभी मेहमान अब खाना खा चुके थे। नोनी की दादी एग्जिट डोर के पास जाकर खड़े हो गए थे। नोनी एज असिस्टेंट उनके पास ही खड़ी थी। वापस जा रहे मेहमानों को एक एक मिठाई का डिब्बा भी दिया जा रहा था और नोनी की दादी सभी औरतों के माथे पर कुमकुम का तिलक लगा रही थी। ये सब करते हुए नोनी को बहुत मजा आ रहा था। शादी समारोह खुशी खुशी संपन्न हुआ। दादा दादी और नोनी तीनों वापस अपने घर आए। वो तीनों इतना थके हुए थे कि सीधा जाकर बेड पर लेट ही गए। नोनी बहुत थकी हुई थी। वो अपनी दादी से लिपटकर लेट गई। थकी हुई आवाज में नोनी ने अपनी दादी से कहा, दादी मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। कहानी? बेटा मैं तुम्हें कल एक कहानी जरूर सुनाऊंगी, दादी ने नोनी को जवाब दिया। नहीं दादी, मुझे आज ही कहानी सुननी है। जब से मैं गांव आई हूँ तुमने मुझे एक भी कहानी नहीं सुनाई है। नोनी के जिद करने पर दादी उठकर बैठ गई। यूं तो दादी ने लाइट ऑफ की हुई थी, लेकिन चांद की रोशनी पूरे कमरे में इस तरह से फैली हुई थी मानो जैसे दिन ही चढ़ा हो। दादी ने नोनी से पूछा, नोनी बेटे, तुमने कभी बेंगलोर में चांद की इतनी रोशनी देखी है? नहीं दादी, मैंने बेंगलोर में तो ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे तो लगा आपने लाइट ऑफ ही नहीं की। क्या ये कोई मैजिक है? नोनी बेटा, आप लोग शहर में रहते हो ना, अरे वहाँ इतनी ऊंची ऊंची तो इमारतें होती हैं और एक के सामने एक और उसके आगे एक। चांद की रोशनी तो दूर, वहाँ पर हवा कैसे पहुँचती है, मैं तो इस बात से भी हैरान हूँ। अच्छा, मुझे तो ये अब पता चला दादी। तो ठीक है, अब आप मुझे चांदनी रात की कोई कहानी सुनाओ। मुझे पता है आपके पास ऐसी कोई कहानी जरूर होगी। ओह अच्छा बेटा, अच्छा रुको तो सही, दादी ने नोनी से कहा। दादी ने कहानी सुनानी शुरू की। हजारों साल पहले की बात है। इसी गांव में सोमनियक्का नाम का एक राजा हुआ करता था। राजा देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहादुर और दयालु स्वभाव वाला था। राजा के राज्य के दोनों तरफ वृधा और तुंगभद्रा नाम की दो नदियां बहा करती थी। चारों ओर एक घना जंगल था, जहां पर बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे। ये जंगली जानवर कई बार गांव में भी घुस आते थे, किसानों की खेत खराब कर देते
और उनके जानवरों को भी खा जाते थे। जब ऐसी घटनाएं राजा को बार बार सुनने को मिली तो उन्होंने फैसला किया कि राजा खुद जाकर इन सभी जंगली जानवरों को मार डालेंगे। 2 दिन के बाद ही राजा ने उस जंगल में जाकर शिकार करने का फैसला किया। जंगल इतना घना था कि एक बार दाखिल होने के बाद राजा रास्ता भटक गए और उनके सभी साथी भी उनसे बिछड़ गए। सुबह से चलते चलते शाम हो गई, लेकिन रास्ते का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। राजा बहुत थक चुका था। राजा का घोड़ा भी इतना थक चुका था कि अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। राजा ने अपना घोड़ा एक वृक्ष के साथ बांध दिया और खुद खाने की तलाश के लिए इधर उधर भटकने लगा। जंगल में घूमते हुए राजा को कुछ फल मिले। वो फल उसने खाए और अपने घोड़े के लिए थोड़ी घास जमा की। ये चांदनी रात थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। समझ गई दादी, बिल्कुल ऐसी ही चांदनी रात। हाँ बिल्कुल लोनी, ध्यान से सुनो। राजा ने जमीन पर थोड़ी घास बिछाई और उसके ऊपर लेटकर आराम करने लगा। राजा को हल्की हल्की नींद आ रही थी, लेकिन उसके कानों में कुछ लड़कियों के आपस में बातें करने की आवाज आई। राजा हैरानी से उठा और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा चांद से लेकर धरती तक एक सीढ़ी लगी हुई थी। अरे दादी, इतनी बड़ी सीढ़ी? नोनी, ध्यान से सुनो बेटे। और उस सीढ़ी से कुछ खूबसूरत लड़कियां नीचे धरती की ओर उतर रही थी। राजा ने गौर से देखा तो वो परियां गिनती में 7 थी। उन 7 परियों में एक बुजुर्ग परी भी थी, जिसके हाथ में एक छड़ी थी। उसने उस छड़ी से धरती को छुआ और धरती में एकदम से रास्ता बन गया। सारी की सारी परियां उसी के अंदर चली गई। राजा ये देखकर बहुत हैरान हुआ, पर वो जानना चाहता था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। राजा की जिज्ञासा और बढ़ रही थी। जैसे ही वो उस गड्ढे के पास पहुंचा, उसने देखा उस गड्ढे में तो एक बावड़ी थी और सारी की सारी परियां उसी बावड़ी में जा रही थी। बावड़ी? दादी, ये बावड़ी क्या होता है? बावड़ी बेटे, बावड़ी एक घुमावदार कुआं होता है जिसके चारों ओर उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। ठीक है? अच्छा, आपका मतलब स्टेप वेल। क्या कहा? हाँ, तुम वही समझ लो। अब बात को पूरी करने दो बेटे। और तुम भूल गई, जब तुम एक बार जयपुर गई थी, वहां जाकर तुमने एक तस्वीर भी तो खिंचाई थी, जो तुमने मुझे भी दिखाई थी बेटा। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी बावड़ियां हैं बेटे। दादी को लग रहा था कि अब नोनी को नींद आ चुकी है। दादी बात को पलटते हुए बोली, अच्छा नोनी बेटे, अब ये बताओ कि बाकी की कहानी आज ही सुनना चाहोगी या फिर? नहीं नहीं दादी, मुझे ये कहानी अभी सुननी है। अरे बेटा, तुम्हारी आंखों में तो नींद भरी हुई है। कोई बात नहीं दादी, तुम मुझे ये कहानी अभी के अभी सुनाओ। तो लो फिर बाकी की कहानी सुनो। राजा बावड़ी के बाहर खड़ा हुआ था। वो खड़े खड़े सब कुछ देख रहा था। वो परियां काफी देर तक आपस में खेलती रही। बाद में एक परी ने एक लोटा लिया, उसमें पानी भरा और पास ही पड़ी हुई भगवान शिव की प्रतिमा के ऊपर अर्पित कर दिया। पूजा अर्चना काफी देर तक चली। राजा ने आसमान की ओर देखा तो पता चल रहा था कि अब सवेरा होने वाला है। अब उन परियों ने बावड़ी से बाहर आना शुरू कर दिया। राजा जल्दबाजी में भागा और झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया। वो परियां जैसे ही बाहर आई, एक एक करके सभी परियां उसी सीढ़ी से ऊपर की ओर जाने लगी जिस सीढ़ी से वो नीचे आई थी। और देखते ही देखते सभी परियां चांद की ओर वापस चली गई। अब ना तो वो बावड़ी थी और ना ही वो गहरा गड्ढा। अब राजा झाड़ियों से बाहर आया। राजा को यह समझ नहीं आ रही थी कि ये जो भी हुआ था वो सचमुच था या कुछ जादू। और ये लड़कियां जो
अभी अभी चांद की ओर गई हैं, ये परियां थी, कोई देवी थी, ये कौन थी? उसे बहुत सी बातें परेशान कर रही थी। राजा काफी देर तक उस जगह को खंगालता रहा कि उसे कोई तो एक सुराग मिले जिससे उसे पता चल पाए कि आखिर ये हुआ क्या था। वो काफी देर तक इधर उधर भागता रहा, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। राजा इधर उधर घूम रहा था, उसके पांव के नीचे अचानक कुछ चुभा। उसने नीचे की ओर देखा, अरे ये तो एक टूटा हुआ हार है। राजा ने देखा, वो एक टूटी हुई मोती माला थी। उसने सारे मोती इकट्ठे किए। ये सब बातें राजा को बहुत परेशान कर रही थी। वो इन सब बातों से निकलना चाह रहा था, वो भूलना चाह रहा था। वो उदास होकर एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गया। इतने में राजा को ढूंढते ढूंढते कुछ सिपाही भी वहां पहुंच गए। अपने सिपाहियों को देखकर यूं तो राजा को खुश होना चाहिए था, क्योंकि उसकी जान बच गई और वो अपने महल वापस जा पाएगा। लेकिन पता नहीं राजा को इस बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। राजा ने अपनी कड़क आवाज में सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों, मैं यहां पर बिल्कुल सुरक्षित हूं, तो महल वापस जाओ और वहां पर घोषणा कर दो कि मैं यहां पर बिल्कुल सुरक्षित हूं और कुछ दिनों तक यहीं पर रहूंगा। समझ गए? सिपाही राजा के इस बर्ताव से बहुत हैरान थे। सभी सिपाही एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से एक सिपाही बोला, लेकिन महाराज, यहाँ तो आपकी जान को। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राजा गुस्से से बोले, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? महल वापस जाओ, ये मेरा आदेश है। अपने राजा से आदेश लेकर वो वापस महल की ओर चल पड़े और अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लेकर आए थे, जो उन्होंने राजा के पास ही रख दिया। अब राजा को उस जंगल में रहना कुछ अजीब नहीं लग रहा था। उसके ध्यान में अभी तक वही परियां ही चल रही थी। वो इसी इंतजार में था कि वो परियां दोबारा आएंगी। राजा 3-4 दिन तक लगातार उनका इंतजार ही करता रहा। राजा बहुत समझदार था। उसे ये समझने में ज्यादा देर न लगी कि वो परियां चांदनी रात को आई थी और अब शायद वो दोबारा भी चांदनी रात को ही आएंगी। जंगल में रहते हुए राजा जंगल के काफी रास्तों से भी वाकिफ हो चुका था। राजा ने अपना घोड़ा भी ढूंढ लिया और घोड़े पर बैठा अपने महल की ओर वापस आ गए। तो दोस्तों, ये था द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल कहानी का 5वां एपिसोड। बाकी की कहानी आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। यहाँ तक की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।